सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा दी जाती है। इस कक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जितने सदस्य अभी कक्षा से जुड़े हुए हैं सभी सदस्य अपने आप में विद्वान भी हैं एवं कुंडली का फलादेश करते भी हैं। केवल नए पुराने सूत्रों के याद पुनरावृत्ति होता रहे, भूले बिसरे तथ्य सामने आता रहे, उसकी चर्चाएं होती रहे, ताकि यादाश्त जो भूल रहे हैं वह भूल ना पाए और कुछ ज्ञान अन्य व्यक्तियों के पास में यदि कोई अनुभव है वह भी हमें मिल सके। इसलिए इस कक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य यही है। अभी जो हम लोग कक्षा कर रहे हैं कुंडली का फलादेश कैसे करें, पिछले 5 रोज से 6 रोज से कक्षा चल रही है। आज यह 6ठा भाग है। अभी अन्य कई भाग अभी होने बाकी है। हम लोग अभी कम से कम 10 कक्षा इस पर आयोजित होगी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि जिस भाव में विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव हो, विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव हो, वह भाव का फल अच्छा नहीं होता, परंतु अच्छा भी होता है। अब सभी भावों से जीव तत्वों का विचार किया जाता है। जिस भाव का हम लोग विचार कर रहे हैं, क्या उस भाव से जिन जीव तत्वों का विचार किया जाता है, तो अगर विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव होता है तो नुकसानदायक होता है, परंतु अन्य विषय वस्तुओं के लिए वह उतने नुकसानदायक नहीं होते। अब उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि पंचम भाव को ही ले लिया जाए। क्या इस पंचम भाव पर किसी विच्छेदात्मक ग्रह का प्रभाव है? विच्छेदात्मक ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो विच्छेदात्मक ग्रह 5 होते हैं। एक सूर्यदेव, दूसरा शनिदेव, तीसरा राहु देव, चौथा 12वें का स्वामी। तो इस 12वें भाव में कौन सी राशि है? शनिदेव है, तो शनिदेव हो गए। साथ ही राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी, तो राहु देव बैठे हुए हैं सिंह राशि में, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, तो सूर्यदेव। अब यहां पर देखा जाए कि शनिदेव स्वयं लग्नेश है, इसलिए विच्छेदात्मक ग्रह का परिहार हो गया शनिदेव के साथ। अब कौन से ग्रह बच गए इस कुंडली के लिए? तो सूर्य एवं राहु देव ही केवल विच्छेदात्मक ग्रह बच गए। इस उदाहरण परिहार हो गया एक बार। हाँ, यदि यह शनिदेव स्वयं लग्नेश हो जाते हैं तो लग्नेश को किसी भी प्रकार के बुरे योगों का सूत्र में नहीं लगता, पर यह विच्छेदात्मक ग्रह है इस कुंडली के लिए, क्योंकि यह शनिदेव स्वयं लग्नेश भी है। तो इस उदाहरण कुंडली में 12वें के स्वामी भी तो है। हाँ, तो 12वें के स्वामी हैं तो ये लग्नेश भी तो हैं जी। और लग्न में इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। हाँ, अगर यही मकर लग्न की कुंडली होती तो 11 नंबर की राशि यहां हो जाता तो हल्का सा विच्छेदात्मक ग्रह का प्रभाव पड़ता, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि के फल कोई भी ग्रह अधिक देते हैं इस नियम से। तो इस उदाहरण कुंडली में 2 ही ग्रह विच्छेदात्मक बने। सामान्यतः हालांकि शनि भी 5 मंगल भी है, तो मंगल को विच्छेदात्मक नहीं कहा जाता, मंगल देव को उग्र ग्रह कहा जाता है, मनमुटाव फैलाने वाले ग्रह कहे जाते हैं। जिससे हम लड़ते हैं उससे भी हम प्रेम करते हैं। लड़ाई भी होती है, प्रेम भी होता है, लेकिन मुख्यतः जो प्रभावी विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं यह सूर्य शनि राहु 12वें भाव का स्वामी, क्योंकि 12वां भाव कल्चर चेंजिंग का है, मोक्ष का है। मोक्ष यानी कि मृत्यु के बाद की स्थिति का है और जीवन की बात, तो जीवन मरण का अंतर है, अलगाव हो जाता है भाव के आधार पर। तो यहाँ पर इस पंचम भाव पर किसी भी विच्छेदात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है।
अब यहां पर देखा जाए, सूर्य देव का विच्छेदात्मक प्रभाव दूसरे भाव पर है, या यह विच्छेदात्मक जो दृष्टि पड़ रही है सूर्य देव का, यह कहां तक प्रभावी है। तो एक यह भी सूत्र है कि जिस भाव पर अगर कोई एक विच्छेदात्मक ग्रह का प्रभाव हो और भावेश के द्वारा वह भावयुत या दृष्ट हो, तो विच्छेदात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता, वह परिहार हो जाता है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां पर प्रभावी नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अभी नहीं, प्रभावी नहीं अष्ट है। अष्ट अष्ट गुण, अष्ट के वजह से गुरु जी। हाँ जी, अस्त के कारण। अब मान लीजिए भावेश ही कमजोर हो, भावेश ही अगर यदि भावेश ही अस्त हो, यानी कि प्रभावहीन हो, इनमें रश्मियां ही नहीं है, तो क्या देखेंगे ये। अगर यहीं अन्य भाव में होते, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते, तो ये अस्त नहीं होते और देख रहे होते, और सूर्य की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही होती, तो क्या हो जाता, परिहार हो जाता, परिहार हो जाता। तो विच्छेदात्मक ग्रहों का भी प्रभाव होता है। अब यहाँ पर विच्छेदात्मक ग्रह का प्रभाव हो रहा है, क्या फल देगा दूसरे भाव। तो अपने कुटुंबी जनों की बात जो है, स्वजनों की बात, यह व्यक्ति उतना नहीं मानेगा, और साथ में मंगल की भी अब दृष्टि हो गई दूसरे भाव पर, वाणी भी थोड़ी क्या होगा, उग्रता हो गई, उग्रता हो गई गुरु जी। उग्रता हो गया, परंतु यह उतनी वाणी उग्र नहीं होगी, क्योंकि मंगल देव देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, और देवगुरु बृहस्पति की राशि यहाँ पर है। कुछ राशि का भी तो प्रभाव पड़ता है ना। माने कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन अंदर अंदर बहुत क्रोधित रहेगा। हाँ, अंदर से क्रोधित, और थोड़ा बात भी बोलेगा तो थोड़ा रोबीला बात बोलेगा, लेकिन रोबीले बात में थोड़ा प्रेम भी झलकेगा। ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई वाली बात बोलते। बातें स्पष्ट हो गई जी गुरु जी। अब यही पंचम भाव पर अगर विच्छेदात्मक ग्रह का प्रभाव पड़ता, जिससे कि सूर्य देव का ही प्रभाव पड़ता, तो व्यक्ति क्या होता, बुद्धि में थोड़ा सा वो अधिकारतावादी बुद्धि हो जाता है, या सूर्य देव का जो भी कारकत्व है उसके सहारे बुद्धि आगे बढ़ती, विद्या आगे बढ़ता, ज्ञान आगे बढ़ता चला जाता। हाँ, अगर पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव होता तो क्या होता, यह अकॉर्डिंग टू एज प्रेम का भी भाव है, तो दाम्पत्य जीवन में उतने प्रेम नहीं होते, या सूर्य की दृष्टि या स्थिति अगर यहाँ पे बनता, तो संतान उत्पत्ति के समय में प्रथम संतान में समस्याएं, तो समस्या होगा तो वहां जीव तत्वों से होगा। लेकिन अगर सूर्य की यहाँ पर स्थिति बनती है पंचम भाव में, तो सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह है, बुद्धि में बड़ी तेजी से विकास भी हो सकता है, या होने की संभावनाएं बनती है अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है। यानी कि विच्छेदात्मक ग्रहों के प्रभाव का भी विचार करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरु जी पंचम भाव से दाम्पत्य को भी देखेंगे क्या। हाँ, तो हे भगवान, हे भगवान, तो पंचम भाव अकॉर्डिंग टू एज प्रेम का है। जी जी। हम अपने पत्नी से प्रेम करेंगे नहीं करेंगे वह है, विवाह होगा कि नहीं होगा वह सातवां भाव, जीवन साथी से प्रेम करेंगे वास्तविक या नहीं करेंगे यह पंचम भाव। क्योंकि कुंडली की बहुत ही रहस्यमयी होती है, कुंडली के रहस्यों का पता लगाना बड़ी मुश्किल है। सभी हमारे जितने विद्वान गण अनुसंधान कर रहे हैं, फिर भी आखिरी स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। यह जो सातवां भाव है वैवाहिक जीवन का हो गया,
और उसका 11वां इच्छा यह हो गया। तो वैवाहिक जीवन का मुख्य इच्छा क्या होता है? प्रेम ही होता है कि दूसरा कुछ होता है? प्रेम होता है गुरु। तो फिर अब वहीं पे विच्छेदात्मक ग्रह होगा तो फिर प्रेम किस प्रकार? इसीलिए तो पंचम भाव से प्रेम, पंचम भाव से ही तो प्रेम देखा जाता है ना। वही बात। पंचम भाव प्रथम संतान का भी होता है। विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव अगर पंचम भाव पर हो जाए तो बड़े संतान से थोड़ा उतना मन नहीं मिलेगा, यह भी हो सकता है। यहां तक तो बातें होगी। अब इसके बाद में अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। जैसा कि अगला सूत्र, आज का दूसरा सूत्र, एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र पर कि कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव जो होते हैं यह सदैव नुकसानदायक होते हैं, परंतु प्रश्नों के आधार पर छठा भाव कभी कभी बहुत ही शुभकारी भी हो जाता है। बात केवल बीमारी का हो या कर्ज का हो तो प्रमुखता आ जाता है छठे भाव का। अन्यथा अन्य कार्यों के लिए छठा भाव प्रतिस्पर्धा प्रदान करता है, एक जुनून देता है। यह छठा भाव से प्रतिस्पर्धा देखते हैं ना, कंपटीशन देखते हैं कि नहीं? नौकरी भी देखते हैं गुरुजी, नौकरी भी देखते हैं गुरुजी। नौकरी थोड़े देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, परीक्षा देखते हैं। तो नौकरी के लिए एबल आप हैं कि नहीं है, परीक्षा देंगे तभी तो नौकरी ना। नौकरी के रेस में आप जाएंगे तब तो वह रेस कहाँ है? छठा भाव है। छठा भाव को क्रॉस करेंगे, परीक्षा देंगे और उसमें उत्तीर्ण होंगे तब तो नौकरी मिलेगा ना। जी 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 जी, वह नौकरी का भाग्य है। नौकरी दसम भाव, नौकरी आपके भाग्य में है या नहीं है, छठा भाव। इसीलिए छठे भाव की प्रधानता नौकरी के लिए हो जाती है। दसम का नवम होता है कि नहीं होता है? जी जी, यह दसम भाव है और यह दसम का नवम भाव हो गया, तो नौकरी का भाग्य यही हो गया। और यह कंपटीशन है, परीक्षा है। परीक्षा उत्तीर्ण होंगे नौकरी होगा, नहीं परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, कंपटीशन के रेस में पीछे रह जाएंगे, नौकरी नहीं होगा। इसलिए छठे भाव से नौकरी का भी विचार किया जाता है। अब क्यों किया जाता है छठे भाव से नौकरी का विचार? हम अपने अनुभव के आधार पर हमने बोला, और आप लोग भी अपने अपने अनुभव के आधार पर उसका चिंतन मनन करेंगे। हो सकता है कि कंपटीशन का भाव है। अच्छा, तो छठा भाव कहीं ना कहीं किसी प्रश्न के लिए शुभ हो जाते हैं, और किसी प्रश्न के लिए जब बीमारी की बात आ जाए या कर्ज वगैरह की बात आ जाए तो छठा भाव नुकसानदायक होता है। परंतु 8वें एवं 12वें भाव के में बैठे हुए ग्रह, सभी ग्रह सदैव नुकसान ही देते हैं। जिस भाव का हम लोग फलादेश करें उस भाव से 8वें भाव में यदि कोई ग्रह है या 12वें भाव में यदि कोई ग्रह है तो वह नुकसान ही देगा। अब हम लोग यहाँ विद्या बुद्धि के लिए पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ तो अभी देखा जाए वर्तमान में यहाँ पर दोनों में, इस भाव में कोई ग्रह ही नहीं। लेकिन इस कुंडली में नहीं है, पंचम भाव के 8वें 12वें में कोई ग्रह नहीं। और भी तो ढेर सारे भाव हैं। दसम भाव को ही ले लें। अगर दसम भाव का फलादेश किया जाता तो दसम भाव से 8वें भाव में भी ग्रह हैं एवं 12वें भाव में भी ग्रह है। इसके भी परिहार है। गुरु जी 12वें का तो हो गया, तो भावेश हो गया शुक्र। ठीक है, ठीक है, आपका कहना उत्तम ही है। तो बात, हमारी बात को पूरी हो जाने दीजिए, फिर भी संशय रहता है तो अवश्य बोलिएगा।
तो जिस भाव का हम विचार करें उससे 8वें या 12वें जो कोई भी ग्रह जो होता है वह अच्छा फल नहीं देता, बुरे फल ही देते हैं, अशुभ फल ही देते हैं सभी ग्रह। परंतु इस सूत्र के अपवाद भी हैं। इस सूत्र के अपवाद है। यदि इन भावों में कोई ग्रह हो और वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम हो तो शुभ फल देते हैं। अगर इन्हीं भावों में कोई ग्रह उच्च राशि का हो तो अच्छे फल देते हैं, या कोई ग्रह अपने स्वराशि का हो तो अच्छे फल देते हैं। एवं शुक्रदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव के 12वें होते हैं उस भाव के लिए शुभ फल देते हैं। यह शुक्रदेव है। शुक्रदेव आप ही अपने कुंडली में देखें कि आपके शुक्रदेव कहाँ अवस्थित हैं। वह जिस भाव से 12वें हैं या शुक्रदेव आपके कुंडली में यदि दूसरे भाव में हैं तो तीसरे भाव के गुणों में, फलों में थोड़ा अच्छा ही वृद्धि हो रहा होगा। ये थोड़ा सा अच्छा आपको महसूस होता होगा। यदि चौथे भाव में है तो 5वें भाव के विषय वस्तुओं पर थोड़ा अच्छा लगेगा। केवल 7वें भाव से जब 12वें शुक्रदेव होते हैं तो हल्का फल्का नुकसान दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलता है, लेकिन अन्य किसी भी भाव में अगर 12वें होते हैं तो यह शुभ फल ही देते हैं। क्या यह सूत्र आप लोगों के कुंडली पर शुक्रदेव के बारे में हमने जो कहा, क्या यह लागू हो रहा है? आप लोग अपने अपने कुंडली को देखें कि किस भाव में वह शुक्रदेव है और उससे अगला भाव थोड़ा अच्छा है, फल मिलता है कि नहीं मिलता है? 100%। अब यही देखा जाए, यदि 10वें भाव का विचार किया जाए तो 10वें भाव से 12वें शुक्रदेव स्वराशि के बैठे हुए हैं, इसलिए व्यक्ति का 10वें भाव का फल अच्छा मिलेगा। जब भी कोई काम के लायक व्यक्ति होगा, अभी तो इस जातक का उम्र 10 वर्ष के आसपास ही है, जब यह अपने उम्र पर होगा तो अच्छा ही काम करेगा, कुछ ना कुछ काम करने धंधे को मिल ही जाएगा, काम करेगा और अच्छा करेगा। अष्टम भाव में जितने ही प्रभावशाली ग्रह होते हैं उतना ही 10वें भाव के कारकत्वों का विकास होता है। आप लोग देखेंगे बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं या बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हुए, उनके 8वें भाव में ग्रह जरूर होते हैं और अच्छे ग्रह होते हैं। जितने बड़े पदाधिकारी उतने ही 8वें भाव में प्रभावशाली ग्रह। इसके भी रहस्य हैं। 8वें भाव में यदि ग्रह हो तो व्यक्ति का 10वां भाव अपने आप मजबूत हो जाता है। खैर ये अलग सूत्र है। जी गुरुजी, एक प्रश्न मन में आया था। बोलिए। जिसका 10वें से 8वें भाव में हो तो फिर भी ठीक, कहीं हद तक ठीक है। अब स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि जिसके 10वें से ही 8वें भाव में है उतना नुकसानदायक नहीं है, काम धंधे उसके ठीक ठाक चलेंगे। और वह शुक्रदेव हो और वो 8वें भाव में उच्च राशि में हो, गुरु की राशि में, तो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर 10वें से ही 8वें भाव में है उच्च की स्थिति में, और अच्छी बात है, बुरा बात नहीं। लेकिन वह शुरू में थोड़े से नुकसान करेंगे, लेकिन जब ही कार्य कुछ दिन का हो जाएगा, जितना समय बीतेगा उतना ही वह अधिक फल देते चले जाएंगे। कर्म से लाभ होगा गुरुजी जी, कर्म से लाभ जी। अब यहाँ पर देखा जाए ना, यह 8वां भाव क्या है? आकस्मिक सोच का भाव है। तो आकस्मिक सोच एवं
कार्यों के प्रति अभिलाषा, कार्यों के प्रति अभिलाषा, इच्छा 8वां भाव, आकस्मिक सोच 8वां भाव, दोनों चीज का मिला ही दीजिए ना, एक जगह कर दीजिए। तो आकस्मिक सोच शुक्रदेव दे रहे हैं, और वह जिस भाव के स्वामी है उस भाव के लिए थोड़े ज्यादा ही दे देंगे, क्योंकि इच्छा भी तो उसके इच्छा भाव में भी तो बैठ गए ना। 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह लगने के लिए मजबूती फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं। तो 11वें भाव हो गया, यह दसम का 11वां हो गया, तो 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह तो दसम भाव के लिए अच्छे फल देंगे ही देंगे। लेकिन उसका लाभ, काम अच्छा से चलेगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन नाम उस व्यक्ति का उतना बड़ा नहीं होगा। नाम बड़ा हो इसके लिए अलग प्रकार के भी योग होने चाहिए। चलिए ठीक है, तो शुक्रदेव अगर 12वें हैं तो ठीक है, फल मिला। अब यहाँ पर दसम से 8वें चंद्रमा है, मिथुन राशि का है, थोड़ा यह अच्छा नहीं हुआ। भावेशों के आधार पर यह 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। 6ठा भाव संघर्ष का है, 5वां भाव कार्य परिवर्तन का भी है। यह व्यक्ति अपने कार्यों में बड़ा हमेशा बदलाव ही करता रहेगा, बार बार कार्य बदलेगा। यदि नौकरी वाली बात होती है तो बार बार ट्रांसफर भी होता रहेगा, उन्नति होगा या अवनति, यह अलग विषय वस्तु। तो उन्नति होने की संभावनाएं हैं, यानी कि बार बार पदोन्नति भी हो सकती है, पदोन्नति के योग बनते हैं, पदोन्नति के योग बन रहे हैं इस कुंडली में। उसके कई चीज हैं, तो हम लोग नौकरी से विषय वस्तु पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुंडली का फलादेश कैसे करें इस विषय वस्तु पर चर्चा हो रही है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथे सूत्र पर, हम लोग चर्चा करते हैं। 3 सूत्र तो हुआ, चौथा सूत्र भावेश जो होता है किसी भी भाव का, वह हमेशा अपने भाव के लिए शुभ फल देता रहता है। इसलिए जिस भाव का फलादेश करें, भावेश को जरूर देखें कि क्या भावेश की स्थिति अच्छी है। यह सदैव अच्छे फल देते रहते हैं, लेकिन भाव में बैठे हुए ग्रह यह हमेशा उतने उत्तम फल नहीं देते, यह अपनी दशाओं में ही ज्यादा फल देते हैं। तो यदि अगर हमेशा के लिए अगर बुद्धि का उपाय करना हो, यदि पंचम भाव को ही आधार मानकर फलादेश किया जा रहा है और हमेशा बुद्धि में विकास होता रहे, इसके लिए पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का उपाय करेंगे या भाव के स्वामी का उपाय करेंगे? भाव के स्वामी भाव के स्वामी का। हम लोग अपने परिवेश में, देहाती परिवेश में यह चर्चा करते हैं कि जब हम ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, आज भी ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं ज्योतिष भी, हमारी शाम के समय में ऑफलाइन पढ़ाते हैं। 2-3 विद्यार्थी है, आता है, शाम में पढ़ाते हैं। दिन में 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे को। कभी कहिएगा तो उसका वीडियो आप लोगों को बनाकर देंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे कि गुरुजी आप यह भी पढ़ाते क्या। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गोदी में बिठाएंगे, हाथ उंगली पकड़ के क ख उसको सिखलाएंगे। फिर उसके बाद में 11 बजे के बाद में अपने पढ़ते उठते हैं, यानी कि क्या कक्षा में चर्चा किया जाए उसके बारे में कुछ अपना टॉपिक बनाते हैं। यही हमारी दिनचर्या है। तो कहने का मतलब यह है कि भाव का जो स्वामी होता है वह घर का मालिक हो गया, यानी कि स्वामी हो गया, और बैठा हुआ ग्रह क्या है? यह किराएदार है,
आगंतुक। आगंतुक। अच्छा, यह किराएदार काम करने वाला होता है, स्वामी काम करवाने वाला होता है, यानी कि मैनेजर होता है। अगर मैनेजर अच्छा हो और काम करने वाला व्यक्ति खराब भी क्यों ना हो, तो काम करवाने वाला अगर अच्छा है, विद्वान है, सभी प्रकार के उसके पास में गुण है, तो वह काम किसी भी व्यक्ति से करवा लेगा, अनाड़ी आदमी से भी करवा लेगा। लेकिन अगर काम करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, अगर काम करवाने वाला व्यक्ति ही खराब हो जाए तो काम अच्छा नहीं होता है, काम अच्छा हो ही नहीं नहीं होता। सकता, नहीं होता। इसलिए जिस भाव का विचार करें, उस भाव के स्वामी की स्थिति को जरूर देखें और यदि हो सके तो उसको मजबूत जरूर बनाएं। तो यहाँ पर देखा जाए, बुधदेव जो भाव के स्वामी हैं, उस पर शनि की दृष्टि है, लग्नेश की, साथ में यह द्वादशेश भी है। लग्नेश की स्थिति इस कुंडली में ठीक नहीं है, यानी कि भावेश पर दृष्टा ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, वह शत्रु राशि स्थित है। अपने शत्रु राशि में, तो दृष्टा ग्रह यदि शत्रु राशि में होता है तो अच्छा फल नहीं मिल पाता। साथ ही बुध राहु से युक्त भी है, और बुध एवं राहु का दोनों का अंशात्मक मान काफी करीब है, इसलिए बुध का उपाय किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? राहु देव का भी चाहिए। उपाय किया जाना चाहिए गुरुजी। राहु देव का भी उपाय किया जा सकता है जी। अच्छा ठीक है, हम रमेश पांडे जी आपके बातों से सहमत हैं, किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर किसी को नहीं, न कोई यहाँ पे बड़ा है न कोई छोटा है, न हम बड़े हैं ज्ञान में न आप बड़े हैं, हम दोनों बराबर हैं, हम सभी बराबर हैं और हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ पर मैं सवाल करता हूं आप सबों से कि राहु देव का उपाय क्यों किया जाए? यदि उपाय किया जाए तो राहु देव का बल बढ़ाया जाए या बल कम किया जाए? बल कम किया जाए गुरुजी। बल कम किया जाए, चलो ठीक। तो यदि हम बल कम करते हैं तो यह राहु देव पंचमेश से युक्त हैं, तो यह भी सूत्र है कि यदि राहु केंद्र भाव में पंचमेश या नवमेश या लग्नेश के साथ युक्त होकर केंद्र भाव चौथे सातवें 10वें भाव में होते हैं तो राजयोग प्रदान करते हैं। तो जब हम राहु को शांत करेंगे तो भविष्य में मिलने वाले इनसे जो राजयोग हैं तो क्या मिल पाएंगे? प्रसन्न करेंगे गुरुजी, राहु देव जी को प्रसन्न करेंगे जी। रमेश तो जी फिर एक बात बोलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रसन्न करना है कि उसको हल्का करना है? क्योंकि यहाँ हल्का करने पर राजयोग का पूरा नाश हो जाता है, तो इसका तो कल्याण हो जाएगा बच्चे का। प्रसन्न करने से खुश होते हैं ग्रह देवता जी। ठीक है, प्रसन्न करना है, राहु बल को यहाँ नहीं छेड़ना है, राहु को छेड़ना नहीं है यहाँ पर। जी जी अरविंद जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर राहु का यहाँ पर प्रसन्न करेंगे तो प्रसन्न करेंगे तो बल वृद्धि हुआ, तो बल वृद्धि होगा तो 10 वर्ष का बच्चा है और ज्यादा दिग्भ्रमित होगा ना। अरे तूफानी हो जाएगा गुरुजी, हाथ में नहीं रहेगा। और देखा जाए यहाँ पर, अब यहाँ पर बुधदेव बकरी नहीं है, अगर बकरी होते तो हम यहाँ पर बकरी का निशान दे देते, बकरी ग्रह नहीं है। बुधदेव का अंशात्मक मान 21 अंश है, राहु का 18 है, तो राहु बकरी चलता है। अगर अंशात राहु यहाँ पर 18 है, कुछ दिनों के बाद में जब मजबूत करेंगे तो यह 17 हो जाएंगे, दुरिया बढ़ेगी। बुधदेव को मजबूत करेंगे तो यह बल बढ़ेगा, तो आगे की तरफ जाएगा तो 22 होगा, दूरी और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बुधदेव का उपाय करना चाहिए, बुधदेव को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। हमें बुधवार के दिन शंकर जी की पूजा करने के बाद विधिवत, अगर
हवन किया जाए बुध देव के नाम मंत्रों का, या यहाँ पर हम तांत्रिक मंत्रों का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तांत्रिक मंत्रों का के साथ में अगर हवन करते हैं तो यह जो बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ाई के ढंग को बदलने पड़ेंगे। नाम मंत्र का अगर हवन करते हैं तो जिस प्रकार से पढ़ रहा है कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। बुध अग्नि तत्व में होने के कारण गुरुजी। हाँ, अग्नि तत्व में है, इसलिए हवन करना है, जप नहीं करने। 5,000 7,000 10,000 हवन किया जाए और बुध देव के समिधा से किया जाए, जिसे अपमार्ग की लकड़ी कही जाती है या चिरचिरी कहा जाता है। हमारे यहाँ तो चिरचिरी कहा जाता है, अपमार्ग भी लोग कह देते, सीधे किया जाए। गुरुदेव जी, हम्म, गुरुदेव जी, क्या अष्टमेश का बल बढ़ाना कहीं किसी प्रकार से नुकसानदायक भी हो सकता है क्या किसी महीने में? हाँ, इसीलिए तो हमने कहा है कि पढ़ाई के तरीका बदलने पड़ेंगे। अगर हम बुध देव के तांत्रिक मंत्रों के सहारे अगर हम हवन करते हैं तो पढ़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे। नाम मंत्रों के सहारे अगर हम हवन कर रहे हैं या अन्य कोई उपाय कर रहे हैं तो तरीका बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रह सकता है। ऐसा क्यों? और यदि बदला भी जाएगा तरीका तो वह तरीका क्या होगा, या यह चर्चा का विषय है या नहीं है? अवश्य गुरुदेव, जी बहुत गुरुजी, ज्यादा गुरुदेव, गूढ़ गूढ़ विषय हो गया था एकदम। क्योंकि यहाँ पंचमेश और अष्टमेश है ना गुरुदेव, बुध इसलिए हाँ कंफ्यूजन हो रहा है। जी, हाँ जी, यहीं पे तो इस उपाय। वक्त हाँ जी, इसलिए प्रकाश में उसका कमरा होना चाहिए गुरुजी, विद्यार्थी का अग्नि तत्व। चलिए वह तो खैर अलग विषय वस्तु है। हम और क्या सावधानियां उसे अप्लाई क्या करें न करें, यह अलग विषय वस्तु है। लेकिन अगर हम हवन करते हैं वैदिक मंत्रों से तो खैर वो हो सकता है, वैदिक मंत्र से हवन कोई नहीं करता, क्योंकि बड़े कठोर होते हैं, लंबे होते हैं। लोग तांत्रिक मंत्र या वैदिक मंत्र या नाम मंत्र का उपयोग कर लेते हैं। यदि हम तांत्रिक मंत्र का उपयोग करते हैं तो उसका फल बड़ा तेजी से मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो यह अष्टमेश भी है, सावधानी बरत लेनी पड़ेगी। अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ी हानि भी हो सकती है। तो हम अष्टम भाव का काम शुरू कर दें। यह तो कोई बड़ा बच्चा नहीं है कि हम कहेंगे कि हाँ भाई तुम ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दो, अनुसंधान करना शुरू कर दो, कुछ नहीं। तो इस बच्चे को अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, इसके दैनिक पढ़ाई के रूटीन में, यदि यह ट्यूशन बच्चा पढ़ता है तो ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चे, ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक या जो गाइडलाइन उनके मदर फादर हैं वह अगर यदि दे सकते हैं तो इसके जीवन में पढ़ाई के क्षणों में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा एक रूटीन फिक्स करें और प्रोजेक्ट टाइप की पढ़ाई करवाएं। जैसे कहे कि भारत का नक्शा बना के फलना फलना शहर को दर्शा दो, पेड़ का चित्र बना के सभी अंगों को दर्शाओ, व्यक्ति का जो है ना कंकाल तंत्र का चित्र बनाकर सभी हड्डियों को लिखो। या रीजनिंग होता है ढेर सारा, हिंदी का भी रीजनिंग है, अंग्रेजी में रीजनिंग है, अंक गणित का रीजनिंग है, रीजनिंग वगैरह, जिस पर सोचने पर लड़का मजबूर हो जाए, यानी कि पढ़ता रहे और सोचने पर मजबूर हो जाए, ऐसी पढ़ाई इसको आधे घंटे प्रतिदिन चाहिए, यदि बुद्धदेव का उपाय किया जाता है तो यहाँ पर बुद्धदेव का उपाय भी आवश्यक है। और सोचने पर बच्चा मजबूर हो जाए, ऐसी पढ़ाई की भी आवश्यकता है। यदि ऐसी पढ़ाई कर रहा है तो वह 8वें भाव का उपाय हो गया। बुद्धदेव यहाँ से भी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर गलत फर्क कहाँ से देंगे? नहीं देंगे ना, कि दे देंगे? फिर नहीं देंगे। मैथमेटिक्स का प्रतिदिन इसका क्लास होगा तो उसमें मैथमेटिक्स अलग विषय वस्तु, अंक गणित सूत्र के सहारे अगर कोई मैथ बन रहा है तो उसको हम रीजनिंग नहीं कहेंगे, उसको हम आकस्मिक सोच वाली विद्या नहीं कहेंगे।
वह तो एक किसी सूत्र किसी ने इजाद किया, बनाया, उस सूत्र के सहारे आपने मैथ के आपने खंगाले रख दिए, आंसर आ गया। यह कोई आकस्मिक सोच की बात नहीं। यानी कि अपनी सोच रखना है। अपना सोच, अपने सोचने पर विद्यार्थी मजबूर हो जाए, ऐसी पढ़ाई उसको चाहिए। शायद आप रीजनिंग वगैरह नहीं देखे हैं कभी, कि देखे हैं कि रीजनिंग कैसा होता है? देखे हैं। हाँ, तो उसमें सोचना पड़ता है, चित्रों के सहारे भी रीजनिंग होता है। और यदि 10-12 वर्ष का बच्चा है, उसको थोड़ा सा जो है ना रीजनिंग को बच्चा खेल भी समझता है, तो यदि रीजनिंग उसके रूटीन में शामिल कर दिया जाए आधा घंटे, तो वह उसका माइंड भी रिफ्रेश होगा, दिमाग भी रिफ्रेश होगा, और उससे बुद्धि बढ़ेगी। और साथ में राहु भी है, राहु आकस्मिक सोच भी देता है। तो वैसे राहु के को भी काम मिल गया, बुध भी मजबूत हो गए, 8वां भाव भी मजबूत हो गया, और पंचम भाव भी मजबूत हो गया, और चंद्रमा का भी उपाय हो गया, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, तो स्थिरता के लिए यह भी उपाय हो गए। छठे भाव का भी उपाय हो गया, जिस भाव के स्वामी चंद्रमा है, क्योंकि हमने यह कहा है कि एक निश्चित समय पर रीजनिंग किया जाए। तो छठा भाव टाइम टेबल का भी है, चंद्रमा की राशि का भी उपाय हुआ कुछ। तो एक रीजनिंग से कई प्रकार से आनंददायक उपाय हो गए। ज्योतिष ये नहीं कहता कि केवल मंत्र का जप करें, पूजा पाठ करें। ज्योतिष यह भी कहता है, 2 बातें होती है, हम सभी जानते हैं, उसको हम सबों को अमल में लाना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी होता है, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर दवा लिखता है। यह दवा क्या है? हम दवा को मंत्र समझें, हवन समझें, और डॉक्टर हमें परहेज कुछ बताते हैं, यह नहीं खाना, यह नहीं खाना, यह नहीं खाना, यह नहीं खाना, यह खाना है, यह फलना चीज करना। वह क्या है? वह टोटके हैं, यानी कि ग्रहों का जो आचरण से संबंधित हम लोग उपाय बताते हैं, वह यह हुआ। तो यदि दवा और यह परहेज अगर दोनों एक साथ न चले, तो क्या बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी गुरुदेव। इसलिए हमें दोनों ही करने चाहिए। हाँ, अगर बीमारी छोटी है तो केवल परहेज करने से ही उपाय ठीक हो जाएंगे। बीमारी अगर बीमारी गंभीर है, ज्यादा खराब है, तो हमको दवा भी करने होंगे एवं परहेज भी करने होंगे। परहेज तो जरूरी है, बीमारी छोटी हो या बड़ा। तो यहाँ पर पंचम भाव से संबंधित जो समस्याएं आई, तो समस्याएं तो है, तो हमें तो परहेज करने ही पड़ेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर राहु से जो यह ग्रहण योग बना बुध का, इस योग को क्या कहते हैं? जड़ दोष ना, जड़ दोष। जड़ दोष। तो जड़ तो बुद्धिहीनता की तरफ भी ले जाता है। अगर यही जड़ दोष का अभी वर्तमान में बुध का उपाय हो जाए, वर्तमान में जैसे कि 10 वर्ष का लड़का है, फिर यहाँ जो 2-4 वर्ष अगर बीत जाता है, तो फिर एकदम इतना फ्लो लड़का जाएगा, यानी कि इतना आगे बढ़ेगा कि मत पूछिए। पहला संतान है, प्रथम संतान है यह लड़का। तो अब देखा जाए कि अपने पिताजी से भी आगे चला जाए। पिताजी इनके जितने प्रतिभावान हैं या यशवान हैं या जितना नाम है, उससे भी आगे जाने वाली यह कुंडली, इसके कई योग बन रहे हैं। तो हम लोग अब उस सूत्र पर नहीं जाएंगे, हम लोगों का जो विषय वस्तु है उसी पर हम लोग आगे बढ़े। तो जहां भावेश की हम लोगों ने चर्चा किया, तो भावेश पर एक बातें और भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि भावेश जितना ही मजबूत होगा उतना ही अच्छा। यानी कि यदि भावेश अपने उच्च राशि में है तो अच्छी बात है,
अपने स्वराशि है और अच्छी बात, मूल त्रिकोण राशि अच्छी बात है, मित्र राशि अच्छी बात है। अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में भावेश अगर अच्छे हैं तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पर बुधदेव को देखा जाए, यहाँ पर सिंह राशि में है तो सिंह राशि को बुधदेव मित्र मानते हैं। नवमांश में देख लीजिए बुधदेव शुक्र की राशि में है तो बुधदेव शुक्र को भी मित्र मानते हैं। D24 कुंडली में देखा जाए बुधदेव मंगल की राशि में, यहीं पे बुधदेव खराब है। हालांकि बुधदेव मंगल को सम मानते हैं लेकिन मंगल बुध को शत्रु मानता है और यह विद्या बुद्धि की कुंडली के 12वें भाव में बैठ गए और केंद्र भाव के स्वामी भी हैं। केंद्राधिपत्य दोष भी लगा जो पंचमेश हैं। क्या यह किसी शुभ भाव के स्वामी से दृष्ट हैं? तो देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं। परिहार तो हो रहा है परंतु क्या देवगुरु बृहस्पति बलवान हैं? बलवान होंगे तभी तो परिहार करेंगे ना। अब मान लीजिए कि कोई आदमी गिरा हुआ है, आप उठाने चले गए, ठीक है, उठाने की मन में इच्छा है, नियम है कि आपको के सामने अगर कोई व्यक्ति गिरा हुआ है तो आपको उठाना ही है, नियम। आप हाथ बढ़ाएंगे उठाने के लिए, लेकिन आपके हाथ में ताकत होगा तभी तो उठा लेंगे उसको ना। अगर हाथ में ताकत ही नहीं होगा तो क्या उठा पाएंगे उसे? नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति में क्या पावर है? तो देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए, 9 सूर्यदेव 8 अस्त हैं पूर्ण। तो क्या देवगुरु, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से बुध देव का केंद्राधिपत्य दोष का परिहार तो हो रहा है परंतु देवगुरु बृहस्पति के छीन हो जाने से, रश्मि समाप्त हो जाने की वजह से यह परिहार भी नहीं होता। तो देवगुरु बृहस्पति के भी उपाय करने आवश्यक हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति को थोड़े अच्छे बनाते हैं, बुध देव को थोड़े अच्छे बनाते हैं, विद्या बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, वर्गोत्तम पर एक बातें कहनी थी कि यदि वह पहले की बातें थी, 2013 से पहले हम भी केवल नवमांश कुंडली को ही देखते थे वर्गोत्तम के लिए, लेकिन नहीं, अब जमाना बदल चुका। सॉफ्टवेयर चलते हैं, कुंडली जनरेट होती है, कुछ ही सेकंड में सभी वर्ग कुंडलियां बन के आ जाती है। जितना देर में हम लोग पंचांग का पन्ना उलट करके और डेट ऑफ बर्थ वाली पन्ना लाइन देखेंगे, उससे पहले कुंडली सभी बन के तैयार। तो प्रश्न जिससे संबंधित हो, अगर वर्गोत्तम देखना है कि हाँ भावेश वर्गोत्तम हो, तो यहाँ विद्या बुद्धि से संबंधित बात है, तो फिर किस वर्ग कुंडली में देखेंगे? नवमांश में देखेंगे या D24 में? D24 D24 में अगर 3 नंबर की राशि में है तो विद्या बुद्धि के लिए वर्गोत्तम हो। अगर पंचम भाव एवं प्रेम से संबंधित अगर वर्गोत्तम देखना होगा तो कहाँ देखेंगे? तो फिर नवमांश कुंडली में 3 नंबर की राशि में होंगे तो वर्गोत्तम हो। यानी कि जिस वर्ग कुंडली से संबंधित फलादेश प्रश्न हो, उस वर्ग कुंडली में भी वही उसी राशि में हो एवं लग्न कुंडली में भी उसी राशि में हो, तो यह वर्गोत्तम ज्यादा फलदायी है। हालांकि नवमांश कुंडली में भी जो ग्रह जो होते हैं वर्गोत्तम कहे जाते हैं। लग्न कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में यदि नवमांश कुंडली में है तो वर्गोत्तम कहे जाते हैं और उनके फल अच्छे होते हैं सामान्यतः। लेकिन प्रश्न से संबंधित वर्ग कुंडली में वर्गोत्तम हो तो उसे अति उत्तम कहा जाता है, कहा जा सकता है, ऐसा मेरा विचार है। अब आप लोग की जैसा विचार। एक सूत्र और चर्चा कर लेते हैं इसी के विपरीत, फिर इसके बाद में हम 1-2 बात आप लोगों से कहने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार भावेश की चर्चा किया गया कि भावेश जितना अच्छे भाव में, जितना अच्छा मजबूत भाव का फल उतना ही अच्छा, ठीक उसी प्रकार भावेश जितना खराब उतना ही भाव का फल खराब।
यदि भावेश नीच राशि का हो तो यहाँ पर बुधदेव अपने नीच राशि में नहीं, भावेश शत्रु राशि में हो तो भाव का फल खराब, यहाँ पर भाव का शत्रु राशि में भी नहीं है। भावेश अस्त हो तो यहाँ पर भावेश सूर्यदेव यहाँ पर 6 नंबर की राशि में 8 अंश के हैं, बुधदेव 5 नंबर की राशि में 21 अंश के, अस्त तो है ही नहीं। भाव से छठे 8वें 12 में हो जाए तो भाव से छठे 8वें 12 में भी नहीं। पापग्रह से युत दृष्ट हो तो यहाँ पापग्रह से युत तो है, एक दूसरे पापग्रह से दृष्टि भी है जो स्वयं लग्नेश है, इसलिए इसका यह पापत्व गुण समाप्त हो गया। राहु से युत है तो भाव के फलों का हानि होगा। तो भाव के फलों का हानि होगा किस क्षेत्र में? राहु बुद्धि भी प्रदान करता है और बुद्धि में भ्रम भी पैदा करता है, दोनों ही करता है। पंचम भाव में राहु देव अगर खराब स्थिति के होते हैं तो व्यक्ति जड़ बुद्धि का भी हो जाता है। तो यहाँ पर राहु देव थोड़ा नुकसान कर रहे हैं बुद्धि के लिए। राहु का भी उपाय यहाँ पर बुध का उपाय हो जाएगा, अपने आप बुध बलवान सब कुछ राहु को छोड़ देंगे। तो अगर मान लिया जाए कि समस्या आ रहा है, यह समस्या देने वाला है, इसको दे रहा है, तो इसी को आगे कर देंगे, यह पीछे रह जाएगा, इसको पीछे नहीं खींचेंगे। यह भी देखना है कि जो समस्या दे रहा है उसको पीछे खींचा जाए या जो समस्या से ग्रस्त है उसको आगे किया जाए। दोनों में कोई एक काम किया जाएगा, समस्या अपने आप समाप्त। तो यहाँ पर बुधदेव का उपाय किया जाना आवश्यक है। आशा करते हैं कि आज की जितनी विषय वस्तु है सब आप लोगों को समझ में आया है। जिन सदस्यों को आज की कक्षा में जो बातें समझ में नहीं आई हो, कृपया अपना बात रख सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं या समूह में लिख सकते हैं, वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं। गुरुजी, वर्गोत्तम के बारे में आपने जो जानकारी अभी हमें दी, तो द्वेषकांड कुंडली में मेरे 5 ग्रह उसी भाव और उसी राशि में आ रहे हैं, तो सहोदर के लिए देखा जाए या सबके लिए द्वेषकांड में मैं देख सकता हूँ कि 5 वर्गोत्तम ग्रह हुए हैं? द्वेषकांड कुंडली से भी ग्रहों के बल को देखे जाते हैं। द्वेषकांड कुंडली में अब 2-3 प्रश्नों पर यह लागू हो सकता है। द्वेषकांड कुंडली से जैसे आपके साहस पराक्रम की बात आएगी पर बात हो तो उसके लिए वहां पर वह लाभकारी है। छोटे भाई के लिए, खास सहोदर छोटे या खास सहोदर बड़े के लिए वहां पर वह देखे जा सकता नहीं। या D3 कुंडली से जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है वहां पर वो लाभकारी ज्यादा। धन्यवाद। और द्वेषकांड कुंडली से ताकत देखा जाता है, ताकत से कुछ नहीं होता। हाँ, नवमांस की प्राथमिकता हो जाती है क्योंकि नवमांस कुंडली सहयोग वाली कुंडली होती है, पूरक कुंडली। द्वेषकांड कुंडली सहयोग कुंडली नहीं है, वह ताकत कुंडली है। और यह नवमांस कुंडली सहयोग कुंडली है जो आपको जीवन में पग पग पर साथ देने वाला है। गुरुजी, पूर्ण अस्त ग्रह गुरुदेव हैं, इनका सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? क्या इनके मंत्रों का जाप करना ही सबसे अच्छा उपाय होगा? अब तो हमने कुंडली यहाँ से हटा दी, कुंडली भी डिलीट हो गई यहाँ से। तो कल भी इसी कुंडली पर कक्षा होगी और आप कल की कक्षा में अवश्य जुड़े। और कुंडली पर अगर नजर के सामने में कुंडली होती है और तब उपायों पर चर्चा होती है तो एक दूसरे प्रकार का ही आनंद होता है। जी जी।